मेरी जिंदगी में दो ऐसे मर्द थे। कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी पहेली बनकर रह गई है। एक था राइडर जो इस कहानी का हीरो है और दूसरा सिड, इस कहानी का विलेन। सिड वह इंसान था जिससे मैं भाग रही थी। उसने मेरे डैड को बहुत सारे पैसे उधार दिए थे, पर डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और फिर वह गुजर गए। सिड मुझे उठाकर अपने साथ लेकर आया और मुझे अपने घर पर कैद कर दिया। जब मेरे साथ बदसलूकी करता, मेरे जिस्म को गलत तरीके से हाथ लगाता, उसे मैं और मेरे पैसे दोनों चाहिए थे। 21 साल की उम्र में मुझे ट्रस्ट फंड मिलने वाला था और तभी मैं घर से भाग गई। जिस पिकअप ट्रक में बैठकर भागी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे शरण दी। मिशेल और इवान घर के मालिक थे और उनके 6 बेटे, और उनमें से एक था राइडर जैक्सन। जब मैं अपने जुल्म की कहानी सबको बताई, राइडर मेरे करीब आ गया क्योंकि सिड मुझे अब भी धमका रहा था। मैं जानती हूँ मेरे पास वक्त कम है और वह मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे लगता है राइडर और मेरे बीच में कुछ है, पर वह शायद मुझ पर दया करता है। राइडर मुझे अपने साथ कनाडा लेकर आया था और जब हम समुद्र के किनारे घूम रहे थे, वो मेरे बेहद करीब आ गया। मेरे होठों में अपने होठ रखकर मेरे होठों का स्वाद लेने लगा। उस किस में सब कुछ था, इच्छाएं थी, जुनून था, पर जैसे ही वह मुझसे दूर हटा, उसकी आंखों में मुझे ग्लानि और अफसोस नजर आया। और फिर जिसका डर था वही हुआ। उसने उस किस को एक गलती बताई और फिर हमारे बीच में दूरी बन गई। पहले हम दोनों साथ में सोते थे क्योंकि हमें डरावने सपने आते थे, पर उस किस के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए थे। राइडर के छोटे भाई नोवा के स्कूल में म्यूजिकल प्रोग्राम का ऑडिशन चल रहा था। आखिर में मैं घर वापस आई जब 8:30 बज रहे थे। मैं बेहद थकी हुई थी और मुझे खाना और बिस्तर की जरूरत थी, लेकिन मैंने राहत की सांस छोड़ी यह सोचकर कि पूरी म्यूजिकल प्रोग्राम की टीम फाइनलाइज हो गई थी और मैं एकदम सही शेड्यूल में चल रही थी। जब मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर थी, किसी चीज की आवाज आई जिससे मैं एकदम कड़क हो गई और मेरे अंदर डर समा गया। ईला, एक जानी पहचानी आवाज से मैं बिल्कुल जम गई। भूल गई कि मुझे बिस्तर की जरूरत है। खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। जब मुड़कर देखी तो सामने राइडर खड़ा था। मैं लगभग टूटने वाली थी। वह हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था और मैं सोचने लगी, इस दुनिया में मैं इसी के प्यार में क्यों गिरी इतनी बुरी तरीके से। हाँ राइडर, मैं पूछी, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने सांस छोड़ी जब अपने बालों में उंगली चलाने लगा। हाँ जरूर, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। आखिरी बार जो हमारे बीच में बातचीत हुई थी, उसने अपना सर हिलाया और मुझे अपने केबिन में ले जाने लगा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर मैंने हमारे बीच में एक दूरी बनाकर रखी। कुछ पल बाद उसने जोर से सांस छोड़ी और मैंने देखा उसने अपनी भौं को सिकोड़ रखा था जब कुछ सोच रहा था। मैंने सुना है तुम एक नई जगह ढूंढ रही हो, उसने धीरे से शुरू किया। तुम्हें कैसे पता चला? मैं काफी कंफ्यूजन में पूछी। मॉम ने देखा है तुम लैपटॉप में एक दिन ढूंढ रही थी, उसने समझाया और मैं घबराहट से अपने होंठ काटने लगी। हाँ मैं ढूंढ रही हूँ, मैं स्वीकार की। इधर उधर देखने लगी। क्यों? उसने पूछा। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी जिससे हम दोनों ही रुक गए। जब उसे देखी, उसके चेहरे पर मुझे जो भाव नजर आए, मैं सोचने लगी क्या यह सीरियस है? मैं अपना सर हिलाई। हमारे बीच में सब कुछ खराब हो गया है, खासकर इस घर में सब लोग हमें देख रहे हैं। तुम इससे इनकार मत करो राइडर, मैंने उससे कहा जब वह अपना मुंह खोला विरोध करने के लिए। उसके केबिन के अंदर आई। आवाज आई कि उसने दरवाजा बंद किया। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ कि तुम चाहते थे कि हमारे बीच में कुछ न हो। उस किस के बाद तुम्हारे लिए गलती थी, पर यह तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ अस्वस्थी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। मेरा फैसला एकदम बेकार था, वह गुस्से से कहा और मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में चाहत थी जिससे मैं अवाक रह गई। मैंने उस लड़की को अपने दिमाग में घुसने दिया और उसने सब खराब कर दिया जैसे कि वो हमेशा करती है। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। मेरे सामने टहल रहा था। उसके शब्दों से मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी। मैंने उसे अपने हाथों से रोका और उसके सीने में हाथ रखी जब उसकी आंखों में देख रही थी जो मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं समझूं। उसने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। किसके बारे में बात कर रहे हो? किसने सब खराब कर दिया? मैं त्योरी चढ़ाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो राइडर ने अपने दिल में दफन कर रखा था। उसने सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर दर्द था। काउच में बैठकर मुझे देखने लगा। मैं उसके पास बैठ गई और इंतजार करने लगी कि वह अपनी भावनाओं को एक जगह पर इकट्ठी कर सके। 3 साल पहले मैं एक औरत से शादी करने जा रहा था, मेडिसन, पर उसका नाम बहुत अरुचि से लिया।
और सदमे से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर मैं खामोश रही। हम लोग डेट कर रहे थे। मैंने सोचा था वही मेरे लिए है जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे परिवार के करीब हो गई और शादी के बारे में हिंट देने लगी, पर मेरे डैड को उस पर शक हो गया था। जब उसने उस लड़की को पाया, उनके ऑफिस में किसी फाइल को लेकर बैठी थी, वह पता लगाने के लिए कि रेंज का उत्तराधिकार किसे मिलेगा। जैसे ही उसे पता चला यह मैं नहीं हूँ, उसने मुझसे दूरी बना ली थी। और फिर पता चला वह मेरे साथ चीट कर रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। पता चला कि वह मुझे बस स्टेटस और पैसे के लिए ही चाहती थी, जो उस समय मेरे पास नहीं था। मैं खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। घटिया औरत, मेरे मुंह से निकला। कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? वह मुझे देखा और उसकी आंखें में मनोरंजन नजर आया और मैं ब्लश करने लगी। माफ करना, मैं कही। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। वो हंसा। मुझे नहीं पता कैसे, पर उसने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया जब हम कनाडा की ट्रिप में गए थे। उसने कहा, तभी तुमने कहा था कि वह तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। मैं धीरे से पूछी, जब वो मुझे समझ में आने लगा। हाँ, तुम्हें पता है, उसने उन हर रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जिसमें मैं पहले था, इससे पहले कि रिश्ता आगे बढ़ पाता। तुम्हें वह लड़की याद है जो रेस्टोरेंट में मिली थी? वह लड़की उसी की दोस्त है, कार्ली। उसी ने पक्का हमारे बारे में उसे बताया होगा। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच रखी थी और मैं महसूस कर सकती थी उसकी झुंझलाहट और गुस्से की लहर को। जब मैं मेडिसन से मिला, उसने बहुत बेकार की बातें कही और मैंने उस पर विश्वास किया और खुद पर संदेह करने लगा। वह मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगी थी और हमें खराब करना चाहती थी इससे पहले कि हम शुरू हो पाते। वह बोला, वह कनाडा गई और तुम्हें ढूंढ निकाला। वह कितनी पागल है, मैं गरजने लगी। हम दोनों चुपचाप थे, पर इस बार हमारे बीच की स्थिति आरामदायक थी। क्या यही वजह है कि वह किसी भी इंसान पर जल्दी भरोसा नहीं करता? मुझ पर भी भरोसा नहीं किया था। मुझे गोल्ड डिगर कहा था क्योंकि उसे लगा था कि मैं भी मेडिसन की तरह हूँ, जो लड़की उसके रेंज की और उसके पैसे चाहती है। उसे देखकर लगा वह कुछ कहना चाहता है, पर उसने सांस छोड़ी और यह काम दोहराता रहा। इससे पहले कि मैं अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखती, पर शायद मुझे देखना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज टूटी हुई लग रही थी। उसका दिल टूट गया था, ऐसा लग रहा था, जिससे मुझे रोने का मन किया, पर साथ ही लगा कि उसे आराम पहुंचाऊं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने तुम्हारे अंदर कुछ चीज पाने की उम्मीद जगाई और फिर उसके बाद उसे तोड़ दिया। मैं खुद को नहीं रोक सका था। शाम बीच में जब मुझे एहसास हुआ था कि मैं क्या किया और उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे थे। जितने भी पल मैं तुम्हारे साथ गुजारे, मैं तुम्हारे प्यार में उतना गिरा। जितनी रात में तुम्हें थाम कर सोता था, मैं उससे ज्यादा चाहता था। तुम मेरे लिए इतनी परफेक्ट हो। और यह एहसास मेरे पैरों तले से जमीन खींच रही थी। उसने कहा, राइडर। मैं फुसफुसाई और अपने एक हाथ से उसके कंधे पर रखा। तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं पूछी। उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया, अपने हाथों को मेरे कमर पर कसकर पकड़ लिया और मैं अपने ब्लश को रोकने में असफल रही, पर खुशकिस्मत थी कि वह इतना खोया हुआ था कि वह अपने नाक को मेरे गर्दन पर लेकर आया। मुझे माफ करना, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वह किसी मंत्र की तरह यह बड़बड़ाने लगा। मुझे नहीं लगता जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके बाद तुम मेरे साथ कोई लेना देना रखना चाहती हो। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करती हो। उसने बात पूरी की, तुम भी बेवकूफ हो। मैं मुस्कुराई जब मेरी आंखों से आंसू टपक कर मेरे गाल में आए। मैंने उसके माथे को चूमा। आई लव यू राइडर, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, मैंने कहा। दोबारा से कहो। और मैं शर्म से मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आई और मेरी आंखें उसके होंठों पर गई। जब उसके आंखों में देखी, उसकी आंखें इच्छाओं से गहरी हो गई थी। अपनी उंगलियों से उसके कॉलर को पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा। क्या अब मुझे किस करोगे? मैं पूछी। उसने अपना सर हिलाया और झुकने लगा जब तक हमारे होंठ एक सांस की दूरी में थे। मैं पीछे हट गई। वह गरजने लगा, वादा करो तुम मुझे दोबारा नहीं जाने दोगे। सब कुछ बिल्कुल धुंधला था। उसके बाजू मुझे उसमें खींच लिया इससे पहले कि उसके होंठ मेरे होंठों पर आते, एक भूखे पर जुनूनी चुंबन के लिए जिसमें चाहत भरी हुई थी। मैं सिसकी ली जब उसके दांत मेरे निचले होंठों को काटे। वह अंदर आना चाहा, मैंने आने दिया। उसके जीभ मेरे जीभ से मिला जब एक दूसरे को खोज कर रहे थे, स्वाद ले रहे थे। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाया जिससे वह और जुनूनी तरीके से मुझे चूमने लगा। ऐसा लग रहा था वह चाहता है यह लम्हा कभी खत्म ना हो। जितना चाहे सांस लेने की जरूरत क्यों ना पड़े। मैं पहले दूर हटी। उसने अपने होंठ मेरे गर्दन पर रख दिए और चूमने लगा। मेरी गर्दन को, फिर मेरे जॉ लाइन को और मेरे होंठों के कोने को चूमा इससे पहले कि मेरे कान को काटता। मैं बिल्कुल उलझन में थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए था उसकी यह नशीली स्पर्श। मुझे ऐसे लगा मैं उड़
रही हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा इला। मेरा नाम उसके मुंह से सुनकर मैं अपने होठ काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे के गहरे रहस्य को जानते हैं, पर फिर भी एक था जो मैंने उसे अब तक नहीं बताया था, पर मैं जानती हूँ मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। मैं गहरी सांस ली और उससे दूर हटी, ज्यादा करीब ना रहे। मेरी हरकत से उसने त्योरी चढ़ाई, पर मुझे उम्मीद लेकर देखने लगा। मेरा असली नाम इजाबेला न्यूमैन है, मैंने स्वीकार किया, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब मैं बचकर निकली थी, मैं अपना असली नाम और इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और मैं यहाँ पर पहुंची और अपना नाम शॉर्ट कर लिया इला। जॉनसन अंकल ने मेरी मदद की थी मैं अपने डॉक्यूमेंट में अपने नाम बदल सकूं, और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम इला वाइट का इस्तेमाल कर सकती हूं ताकि सिड मुझे कभी न ढूंढ सके। मैं बोली, मुझे लगा था मैं उलझा हुआ हूँ। उसने जवाब दिया, जिससे मैं खेल खेल में उसकी बाजू को मारा। उसने मुझे दोबारा से करीब खींच लिया और मेरे माथे को चूमा। मुझे लगा हम दोनों साथ में उलझ सकते हैं, उसने कहा, जिससे मैं हंसने लगी। ऐसा लगा मेरे सीने से बोझ उतर गया हो। मुझे इतनी चोट लगी थी, इतनी कंफ्यूज्ड थी, पर अब मुझे सब समझ आई। यही चाहती थी कि वह मुझे समझाए। उसने इतने काफी वक्त लगा दिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं सोचने लगी। मैं नहीं चाहती हमारे बीच में कभी मेडिसिन आए। मुस्कुराते हुए मैं उसके गोद से उठने लगी, लेकिन वह मुझे पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। मैं बिदक उठी। उसे देखकर काफी चकित थी। मेरा जवाब मिला जब उसने मुझे जुनूनी चुंबन देना शुरू किया, जिससे मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मैं धीरे धीरे सिसकी लेने लगी। इससे पहले मेरे बाजू उसके गर्दन तक आते। जब उसके बालों को सहला रही थी, वह गरजने लगा और किस को गहरी कर दी। बहुत तीव्र गति से अब मुझे चूमने लगा, जिससे मैं हाँफने लगी। उसने अपना माथा मेरे माथे पर रखा जब हम सांस भर रहे थे। आज रात मेरे साथ रुक जाओ प्लीज, उसने कहा, और मैं शर्माते हुए अपना सर हिलाई। जिस तरीके से हमारे बीच में माहौल गर्म हो रहा था, पता है हम जल्दी सोने नहीं वाले। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आया, इससे पहले कि दरवाजा बंद करता। मैं उत्सुक तो थी, पर फिर घबरा भी रही थी। मुझे उठाया और वह निगलने लगा। इस बार मुझे काफी मीठी और धीमे तरीके से चूमने लगा। धीरे से मुझे बिस्तर पर लेटाया और मेरे ऊपर आ गया। धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने लगा, जैसे कि मैं उसके उतारे। हालांकि मैं उससे कहीं ज्यादा तेज यह काम कर रही थी, क्योंकि मैं घबराहट में थी। मैं अपना धैर्य खो रही थी, क्योंकि वह मेरे शरीर को ऐसे देख रहा था जैसे पूजा कर रहा हो, जिससे मैं अपने आप को खास महसूस कर रही थी। उसके सारे कपड़े के शरीर से निकल गए। मैंने समय लिया उसके शरीर की सराहना करने की, उसके मसल्स, उसके एब्ज। मैं अपनी उंगली उसमें चलाने लगी। वह लड़कों की तरह मुस्कुराया, इससे पहले कि उसके हाथ मेरे हाथों तक आता और उंगलियों को फंसाता। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले और मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे उसका पूरा नहीं मिल रहा। काफी मादक तरीके से गरजने लगा। मैंने उसे मुंह खोलकर अंदर आने दिया। जब वह मुझसे दूर हो गया, उसकी आंखें मेरे शरीर में तैरने लगी। एक भी चीज को उसने नहीं छोड़ा। मैं अपने बारे में ज्यादा सोचने लगी। जब मुझे एहसास हुआ वो मेरे जख्मों को देखेगा, जिससे मेरी घबराहट बढ़ गई। उसे पता है मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि वह मुस्कुराया और मेरे त्वचा में अपनी उंगलियां चलाने लगा। तुम परफेक्ट हो, वह बड़बड़ाया जब बहुत नाजुक तरीके से मेरे माथे को चूमा। वह मेरे शरीर का हर एक उभार को अपने दिमाग में बैठा रहा था और मेरे शरीर को अपने होठों से चूमने लगा। मेरा शरीर उसकी गर्मी और हवस से कांपने लगा। जितना जारी रखा उतना मेरी ज़रूरतें बढ़ती चली गई। वह जो दे सकता था खुद को पूरे तरीके से दे दिया। जब मैं उसे अपने अंदर महसूस की, उसकी मादक गरजने की आवाज और मेरी सिसकी, हमारी त्वचा के आपस में टकराने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हमारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वह सुख हमारे बीच में तैरने लगा। जो शब्द गूंज रहे थे वो प्यार भरे थे। पूरी रात एक दूसरे की पूजा करते रहे, एक दूसरे के शरीर और होंठ, आंख और उंगलियां। मेरा हाथ उसके शरीर में बिना किसी मकसद के घूम रहा था। उसे महसूस करना चाहती थी। अपने स्पर्श से उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी। मैंने उसे अपनी ओर करीब खींचा और उसके होठों को चूमने लगी। एक जाना पहचाना एहसास मेरे पेट में हो रहा था, जितना मैं खुद को अपने मुक्ति के करीब पा रही थी। उसने यह गौर फरमाया और इंतजार करने लगा कि मैं अपने चरम सीमा तक पहुंचूं। मैं उसका नाम लेकर पुकारी और एकदम हवा में थी और उसे अपनी मुक्ति का रास्ता मिला। आई लव यू इला, वह बड़बड़ाया से पहले कि हल्के से मेरे होठों को चूमता। आई लव यू टू राइडर। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। 1 महीने बाद आज परफॉर्मेंस की रात थी। पर्दे के बीच
से झांक कर देखा, राइडर की चमकती आंखें मेरी नजरों से मिली और वह बच्चों की तरह हंसने लगा। स्टूडेंट्स को देखी और उन लोगों का हौसला बढ़ाया। हम अपने अपने जगह पर बैठ गए। मैं पियानो बजाने लगी, बाकी स्टूडेंट्स अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। हमने पहला गाना सबके सामने पेश किया और सब लोग हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि सब कुछ अच्छे से बीत गया। मुझे अपने छात्रों पर सच में गर्व है। आखिरकार पर्दा बंद हुआ। हमने सबको एक ग्रुप में हग किया और तुम लोग ने बहुत अच्छा किया। मुझे गर्व महसूस होता है, मैंने कहा, जब मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। हमने कुछ तस्वीरें ली और मैं लोगों की ओर अपना रास्ता बनाने लगी। कई पेरेंट्स से मुलाकात हुई और प्रिंसिपल भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सफलता के लिए। मेरे पेरेंट्स से बात करने के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट ली। मैं जैक्सन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की। अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी। मुझे बस इवान और मिशेल नजर आए थे। इससे पहले कि मैं उनकी ओर चलकर जाती, एक स्टूडेंट बीच में टोका, मिस वाइट, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, जो सामने है। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। ओके, उसने बताया कि वह कौन है। मैं उत्सुकता से पूछी। एक आदमी राइडर नाम का, उसने जवाब दिया। उसके हाथ में एक फूलों के बुके है मिस। और मैं हल्का सा हंसी और अपना सर हिलाई। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। रात के मजे लो, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बाहर का रास्ता बनाने लगी थी। बाहर तुलनामूलक शांति थी और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं काफी एक्साइटेड थी जब मुझे कार के सामने एक आदमी नजर आया जो मुझे लगा कि राइडर है। जब से हमारे बीच की सारी चीज ठीक हुई है, वह मुझे हमेशा स्नेह रखता है। हम कुछ डेट पर गए और उसने मुझे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड होने को कहा 2 हफ्ते पहले। मैं मुस्कुराने लगी जब उस तक जाने की रास्ता बनाने लगी। फूलों का गुलदस्ता नजर आया जो उसने पकड़ रखा था। कितना अच्छा है, मैं सोची। राइडर, मैं फुसफुसाई, इससे पहले कि अपने हाथ उसके हाथ पर रखती और उसे अपनी ओर घुमाती। पर मैं खौफ खा गई जब देखा यह वह नहीं है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा खौफ सिड मॉर्गन खड़ा था और मेरे लिए गुलाब का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मैं बिदक कर पीछे गई, पर मुझे भागने से रोकने के लिए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे कार के खिलाफ धक्का दिया। मेरा कमजोर दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना मुंह खोला कि मैं चिल्लाऊं ताकि मदद बुला सकूं। उसने मेरे मुंह को बंद कर दिया। उसमें उस फूल के गुलदस्ते को नीचे फेंक कर मुझ तक आया। मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, कहा था। मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी जब वह मुझे खींचकर जबरदस्ती कार की ओर ले जाने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मेरे पीठ के पीछे किया, दूसरे हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तुमने सोचा था तुम भाग निकलोगी, वह गुस्से से गरजा। मैं अपने कीमती समय तुम्हें ढूंढने के पीछे खराब किया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं बुरे तरीके से छटपटा रही थी। किसी तरीके से कोशिश करने लगी और वक्त मिले और स्कूल से कोई निकलकर मुझे देख ले। उसने मेरी सोच को समझ लिया और अपनी गति बढ़ाई, घसीट कर कार के अंदर डाला। मैं जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। उसका मुंह मेरे हाथों से अलग हुआ, बस उसके बदले बहुत जोर से थप्पड़ खाने के लिए। उसकी रस्सी पकड़ी और मेरे कलाइयों को बांध दिया, मेरे पैरों को भी साथ में बांध दिया। मेरी आवाज बिल्कुल कर्कश निकली क्योंकि मैं अपने फेफड़े को फाड़ कर चिल्ला रही थी। मेरा चिल्लाना रोकने के लिए वह जल्दी से मेरे मुंह को ढक दिया और उस पर टेप लगा दिया। मेरी आंखों से गर्म आंसू निकलने लगे थे। स्कूल पीछे छूटता चला गया। कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाऊं, पर उसने मुझे इतनी मजबूती से बांधा था कि मेरी त्वचा में यह चुभ रही थी। कार चलाकर मेन रास्ते में आ गया। मुझे आईने में देख रहा था। उसे कोसने लगी क्योंकि खिड़की बिल्कुल काली थी। कोई अंदर नहीं देख पाएगा अगर मैं मदद के लिए इशारा भी करूं तो। हार कर मैं चुपचाप बैठ गई। मुझे इस बात से राहत थी कि उसने किसी और को चोट नहीं पहुंचाई। किसी को पता चलेगा कि मैं गायब हो गई हूं और अथॉरिटी को जरूर बताएंगे। मुझे पता है यह होने वाला है। सिड मुझे अपने करीब रखेगा। यह सोचकर मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगा। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं। वह हंसा। उसकी आंखों में आक्रोश था। उसके आखिरी शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। उसकी आंखों में देखी जब वह कुटिल तरीके से मुस्कान दिया और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मेरा गाल गीला हो गया था क्योंकि मैं भीख मांग नहीं सकती कि राइडर को चोट ना पहुंचाए। अगर राइडर को कुछ हो गया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे अतीत की वजह से जो अब मुझे पकड़ लिया था वह तुम्हें भूल जाएगा जब उसे पता चलेगा उसके लिए क्या अच्छा है। उसके शब्द से मैं और ज्यादा रोने लगी थी जब राइडर के लिए चिंता हो रही थी। कहानी राइडर की जुबानी
क्या तुमने ईला को देखा? थियो ने पूछा जब वो हॉल में देख रहा था। नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। जब से म्यूजिक खत्म हुआ है मैं त्योरी चढ़ाई पर सुनाई दिया मेरी माँ ने बुलाया, राइडर थियो इधर आओ, अपने भाई को बधाई दो। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। हमने नोवा को सब मिलकर बधाई दिया और वह अपने रोल के बारे में बता रहा था। देखा उसके बगल में एक लड़की काफी कंफ्यूजन से मुझे देख रही थी। 1 मिनट तुम राइडर हो? वह हकलाई। जब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई मैं कंफ्यूजन से सर हिलाया और अपने होंठ सिकोड़ लिए। आश्चर्यचकित होकर लड़की को देख रहा था। यह इतनी डरी हुई क्यों है? हाँ क्यों? मैं पूछा। मिस वाइट कहाँ है? वह पूछी। मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वह कहीं इधर उधर होगी, पेरेंट्स से बात कर रही होगी। मैंने कहा। इधर उधर नजरें दौड़ाया पर ईला कहीं नजर नहीं आई। पर आपने तो उसे बाहर बुलाया था, उसने कहा, जिससे मैं उसकी ओर देखा। क्या? वह अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकी और अपना सर हिलाने लगी। नहीं, मेरा मतलब एक आदमी ने कहा था कि मिस व्हाइट को बताओ कि राइडर बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। ओह माय गॉड, क्या होगा अगर वह सिड हो तो? मेरी माँ काफी घबराहट से बोली। बहुत मुश्किल से उसकी आवाज सुनाई दी। आसपास की आवाज मेरे कानों में नहीं गूंज रही थी। मैं तुरंत वहाँ से दौड़ने लगा, भीड़ के बीच से धक्का देते हुए दरवाजा खोला। शांत रात में बाहर निकला, उसका नाम लेकर पुकार रहा था जब तक मेरी आवाज कर कर सो गई। स्कूल का चप्पा चप्पा खाली था। दौड़ते हुए मैं अंदर आया। प्रिंसिपल नजर आए, खींच कर उनके ऑफिस में लेकर आया। मेरा परिवार भी पीछे था। जब हम उनके कमरे में आए, यहाँ पर सीसीटीवी की फुटेज थी स्कूल के बाहर की। मैं देखने लगा, मेरा दिल मेरे गले तक था। मैंने देखा इला चलकर कार के पास जा रही थी। उसने यही सोचा था कि यह मैं हूँ, क्योंकि रात में बाहर बहुत अंधेरा था। उस गधे ने उसे वापस से पा लिया। मैं खुद को असहाय महसूस किया। देखा किस तरह से वह उससे जूझ रही थी ताकि छूट सके। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसने उसे कार के खिलाफ धक्का दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। वह वापस से लड़ने की कोशिश की पर सिड ताकतवर था, खींचकर कार तक लेकर गया। कैमरा में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा खून जलने लगा। मेरे अंदर आक्रोश पैदा होने लगा जब उसने उसे थप्पड़ मारा। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई। कार वहाँ से चली गई। अपनी मुट्ठियों को टेबल पर दे मारा। कार के नंबर प्लेट से नंबर पता नहीं लग रहा था। शेरिफ कहाँ है? उसे अभी बुलाया जाए। मैं गुस्से से कहा। तुम किसे कॉल कर रहे हो? पापा ने पूछा। रोमन, मैं बड़बड़ाया। हेलो हेलो राइडर, सब ठीक है? रोमन ने कहा जब पीछे से आवाज आ रही थी। नहीं, ईला को किडनैप कर लिया गया है सिड द्वारा, स्कूल के मैदान में। मैंने जवाब दिया और सुना वह कोसने लगा। मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ कहते हुए मैंने फोन काटा। तो शेरिफ ऑफिस के अंदर आए। मुझे लगा था सब कुछ आपके काबू में है। मैंने उनसे कहा, आपके आदमियों का क्या काम अगर आप इसे होने से नहीं रोक सके? राइडर, मैं जब तक आया उनका कार गायब हो चुका था। ज्यादातर मेरे ऑफिसर एक कैजुअलिटी के लिए गए हैं जो यहाँ से 30 मिनट की दूरी में है। मुझे माफ करना। उसने सांस छोड़ी और अपनी टोपी को निकाला। मैं उसे खामोशी से देख रहा था। क्या बोलूं? आपकी माफी, मेरे कोई काम नहीं। को रोका कि गुस्सा दिखाऊं? वह कहा जल्दी से अपडेट लेकर मुझे बताएगा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं और मेरा परिवार घर के रास्ते जाने लगे। सबके दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन थी। ईला सबके लिए बहुत प्यारी थी, खासकर मेरे लिए। वह उस दानव के कब्जे में है। सोच भी नहीं सकता वह अभी कैसा महसूस कर रही होगी। बस उम्मीद कर सकता हूँ कि सिड उसे चोट न पहुँचाए और मैं उस तक समय रहते पहुँच जाऊँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया और वह चली गई। कहानी ईला की जुबानी। इस जगह पर आने के लिए जहाँ सिड ने मुझे अभी बंधक बना रखा था 30 मिनट पहले रुका था और मेरी आंखों में पट्टी बांधी ताकि मैं देख न सकूं। मुझे महसूस हुआ कार रुक गई। इस बार उसने इंजन बंद किया। उसने फिर से रस्सियों को निकाला जो मेरे पाँव में बंधी हुई थी और बहुत ही रूखे तरीके से मुझे पकड़ा और कार से घसीट कर निकालने लगा। मुझे आगे किया और हम चलने लगे। मुझे सुनाई दिया दरवाजा खुला और उसने मुझे अंदर धक्का दिया। मैं अपना बैलेंस खो बैठी और सीधे जमीन पर गिरी। तुरंत मुझे वहां से उठाया गया और खींचने लगा। मैं उससे भीख मांग रही थी कि मुझे जाने दे। ऐसा लग रहा था कि मेरी भीख उसके बहरे कानों तक जा ही नहीं रही थी। सुनाई दिया। उसने दूसरा दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींचा। एक कुर्सी में मुझे बैठाया। एहसास हुआ मेरे पैरों में भी रूखे तरीके से रस्सी बांधी जा रही थी। मैं कितना भी संघर्ष करूं पर यह काफी नहीं था। मैं चिल्लाने लगी जब मेरे होठों पर टेप को निकालने लगा। बिना दया के उसने मेरी आंखों की पट्टी को भी खोला और कमरे की रोशनी जलाई। मैं दर्द से कराहने लगी जब मेरी आंखों में रोशनी चौंधिया गई।
मैं आंख फड़फड़ाकर रोशनी के साथ अपनी आंखों को एडजस्ट करने लगी और अपने अत्याचारी को देखने लगी। सिड मॉर्गन चमकदार कपड़े और चमकदार जूता पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल थे, आंखें शैतानी। वह उल्टी दिशा में एक चेयर खींचा और बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैं उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। तुम अच्छा कर रही हो इजाबेला। जब वह मेरी त्वचा को देखा जिसमें जख्म अब भरने लगे थे, जो उसने अत्याचार करके मेरे जिस्म पर बनाए थे, पर हमें यह बदलना होगा। मैं सीधा सर उठाई और उसे देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कोई कितना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो। वह खड़ा हुआ और मेरे बालों को पकड़ा, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होठों को मेरे बेहद करीब लेकर आया। एक समय तुम इतनी बात मानकर चलती थी, एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बंधक थी। तुम मुझे अपने घर पर ताला बंद करके रखते थे ताकि तुम्हें मेरा पैसा मिल सके। मैं चिल्लाई, सदमे में थी जब उसने मुझे एक जोरदार पंच मारा। मेरे बालों को अपने मुट्ठियों में कसकर पकड़ रखा था और दर्द से मैं अपने होंठ काटने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसे थी। ऐसे ही मुझे घूर रहा था जैसे कि मुझसे कह रहा हो मैं उसके सामने आत्मसमर्पण कर दूं और उसकी हर एक इच्छा मानूं। तुम्हें माफ कर सकता हूं भागने के लिए, पर तुम्हें घर वापस आना होगा इजाबेला। वह बड़बड़ाया जब मेरे गालों में अपनी उंगली चला रहा था। अपनी मर्जी से मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी सजा उतनी खतरनाक नहीं होगी। उसने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाई जब एहसास हुआ यह एक डेड एंड में आ गई हूँ। एक झटके में उसकी उंगलियां मेरे गर्दन पर थी, जिससे मैं कराहने लगी। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और मैं सांस के लिए तड़पने लगी। जब मेरी सांस नली बाधित हुआ था, उस हद तक मेरे गर्दन को दबाया कि मेरी आंखें बंद होने लगी, दिल की धड़कनें शांत होने लगी थी। और तब मुझे छोड़ा और मुझे सांस लेने दिया। मैं खांसने लगी, चाहती थी गले के दर्द कम हो जाए। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे, गर्म और तीव्र गति से। जब मैं उसे देख रही थी नफरत के साथ, यह एक दानव है, ठंडे दिल का निर्दयी दानव। बेला, उसने सांस छोड़ी और उदासी से अपना सिर हिलाया। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं? क्या तुम ये नहीं देख सकती कि तुम अच्छे से बर्ताव करोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा? मैं चुपचाप रही और देखती रही जब वह खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। आखिरी बार मेरी ओर देखा, अपनी गंदी नजरों से मेरे जिस्म को तार रहा था, जिससे मैं बीमार महसूस करने लगी। पर उसने अभी जो किया, मेरी हड्डियां तक कांप उठी। हम अपने घर वापस जा रहे हैं और यह मेरा आखिरी फैसला है, और इस बार वह खत्म करूंगा जो मैंने शुरू किया था। उस रात बेकाबू होकर मेरा शरीर कांप रहा था और मैं रोने लगी। डर ने मुझे काबू कर लिया था। जिस रात मैं घर से भागी थी, उस रात उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस बात से खौफ खाई थी कि इस बार वह सफल हो जाएगा। वह मनोरंजन के साथ हंसा, इससे पहले कि उसका फोन बजता। संतुष्टि से अपने फोन की स्क्रीन में देखा और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने देखा मेरी ओर कदमों की आवाज आ रही थी। 2 अनजाने आदमी कमरे में आए। उनके हाथों में एक छोटा सा बक्सा था। जब मैं वह सिरिंज देखी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोनों आदमी हंसने लगे जब मैं छटपटा रही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वीटहार्ट, तुम थोड़ा सा सोने वाली हो, उस अनजान आदमी ने हंसते हुए कहा, इससे पहले कि वह ड्रग मुझे इंजेक्ट करता। वक्त आ गया है, तुम्हें वहाँ ले जाना है जहाँ तुम्हें होना चाहिए बेला, मेरी साइड, विस्कंसिन में। सिड बरबराया और मेरे गालों को सहलाने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब आंखों से आंसू बहने लगे थे और कुछ मिनटों में मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। राइडर, प्लीज मुझे ढूंढ लो, ये मेरी आखिरी सोच थी, इससे पहले कि मैं बेहोश होती। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक पहुंचने के लिए एक और एपिसोड का इंतजार। क्या राइडर सही समय में ईला को बचा पाएगा या सिड उसकी इज्जत खराब कर देगा? यह जानने के लिए और थोड़ा सा इंतजार। इस कहानी के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, सुनना ना भूलें। थैंक यू।